Assalamu alaikum and a very good evening to everyone. I am Dr. Nabila Asif. I will be discussing the benefits of leukoreduction and basically what is leukoreduction. So I will be discussing the definition, what it causes, the methods of removal of WBCs and indications कि leukocyte depleted blood कब देना है और क्या इसका कोई ड्रॉबैक भी हो सकता है. Let's see. Okay, so leukoreduction, leuko जो word है that is comes from leukocytes, that is WBCs, and reduction एक इंग्लिश का word है मतलब उसको ख़त्म करना. So basically the removal of WBCs from blood products is the leukoreduction. कौन से blood products? Mainly whole blood, packed red cells और platelets. इनमें हमें ज़्यादा leukoreduced blood चाहिए होता है. बाकी products जो हैं उनके अंदर इतना required नहीं होता क्योंकि FFP जो है वो फ्रीज हो जाता है तो उसके अंदर से वैसे ही डिप्लीट हो जाते हैं WBCs. अच्छा, नीचे जो पिक्चर है ये देखें कि जो WBC जो पैक सेल है उसके अंदर अगर इतने सारे RBCs हैं तो साथ में WBCs भी इतने सारे हैं. अबाउट 24 लाख अगर RBCs हैं तो उसमें 10 लाख जो हैं वो WBCs होते हैं. ये अनल्यूकोरेड्यूस्ड है, अनफिल्टर्ड. इसी तरह से जो प्लेटलेट कंसनट्रेट है उसके अंदर 30 लाख प्लेटलेट्स हैं तो उसमें 10 लाख जो हैं वो WBCs होते हैं. अच्छा, सबके हमारी फैमिलीज में रिश्तेदार होते हैं. कुछ होते हैं जो ना अच्छा करते हैं ना बुरा करते हैं, लेकिन कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो अच्छा तो नहीं करते लेकिन बुरा ज़रूर करते हैं. तो ये WBCs जो है ये इसी तरह के रिश्तेदार हैं हमारे. दे आर नॉट बेनिफिशियल बट दे डू कॉज एडवर्स रिएक्शंस. दो तरह के रिएक्शंस हो सकते हैं. देयर आर इम्यूनोलॉजिकल इफेक्ट्स एंड देयर आर इन्फेक्शियस इफेक्ट्स. इम्यूनोलॉजिकल के अंदर क्या है? ड्यू टू डीजनरेशन जो WBCs हैं उनकी लाइफ स्पैन बहुत शॉर्ट होती है और जो हमारा प्रोडक्ट है उसकी स्पैन बहुत ज़्यादा होता है. तो वो क्या होता है, उनके अंदर डीजनरेशन हो रही होती है, नेक्रोसिस एपोप्टोसिस की वजह से वो टूट जाते हैं. टूटते टूटते वो अपने जैसे अंदर उनके जो उसके कंपोनेंट्स हैं साइटोकाइंस, इंटरल्यूकिन्स, वो सारे रिलीज कर चुके होते हैं ब्लड के अंदर. तो उसकी वजह से क्या होता है, फेब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस और अदर इफेक्ट्स भी हो सकते हैं. सेकेंड इज बिकॉज प्रेजेंटेशन ऑफ फॉरेन HLA एंटीजन टू होस्ट इम्यून सिस्टम. तो ये HLA इम्यूनाइजेशन करवा सकते हैं. HLA एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती हैं बॉडी में. प्लेटलेट रिफ्रैक्टिवनेस, अगेन फेब्राइल ट्रांसफ्यूजन रिएक्शंस. और ख़ास तौर से जो ट्रांसप्लांट पेशेंट्स होते हैं, बेशक सॉलिड ऑर्गन हो या बोन मैरो में ट्रांसप्लांट हो, हर तरह के ट्रांसप्लांट के अंदर इन पेशेंट्स में बहुत ये डिलेटेरियस इफेक्ट्स होते हैं इनके. ओके, सो ये प्लेटलेट कंसनट्रेट है, इसके अंदर ये WBCs हैं. ये इनके HLA एंटीबॉडीज जो हमारी बॉडी में हैं, एंटीजेंस वो प्रेजेंट करते हैं और ये रेसिपिएंट के अंदर एंटी प्लेटलेट एंड एंटी HLA एंटीबॉडीज बन जाती हैं. इसके बरक्स अगर हम देखें कि ये ल्यूकोडिप्लीटेड पैक सेल है, इसके अंदर जब ये है नहीं WBCs तो ये कुछ प्रेजेंट ही नहीं करते. जब प्रेजेंट नहीं करते तो ना एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज बनती हैं और ना ही एंटी HLA एंटीबॉडीज बनती हैं. तो बेसिकली दिस इज द बेनिफिट कि ये हमें क्यों देना चाहिए ल्यूकोरेड्यूस्ड ब्लड. इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर कुछ मॉड्यूलेटर्स होते हैं जिनको कहते हैं ट्रांसफ्यूजन रिलेटेड इम्यून मॉड्यूलेशंस. ये क्या करवाते हैं, ये मॉड्यूलेटर्स होते हैं बॉडी में पोस्ट सर्जिकल इन्फेक्शंस को एनहांस करते हैं, ट्यूमर रिकरेंस करवा सकते हैं, जो वायरल सप्रेशन वाला होता है हमारी बॉडी में उसकी रिकरेंसेस हो सकती हैं, रीएक्टिवेशन एंड इंक्रीज मोर्टेलिटी. इसके अलावा अगेन HLA एंटीजन जो हमारी बॉडी में नेचुरली है उनके अगेंस्ट भी इफेक्ट ये हार्म कॉज करते हैं एंड दे लीड टू ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज. जो इन्फेक्शियस रिस्क की बात करें तो जो CMV है काफ़ी कॉमन है हमारी सोसाइटी में. इसके अलावा EBV एंड HATLV एंड ट्रांस. चलिए ट्रांस हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में इतना कॉमन नहीं है, लेस है, बिल्कुल नेग्लिजिबल है. जो वेस्ट है उनके पास ये वाली प्रॉब्लम भी है. सो व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ल्यूकोरेडक्शन? ठीक है, एक तो हमने देख लिया कि HLA एंटीबॉडीज नहीं बनती, एंटी प्लेटलेट एंटीबॉडीज नहीं बनती, तो उसकी वजह से फेब्राइल नॉन हेमोलिटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन जो कि वैसे बहुत कॉमन है लेकिन इससे ये कम हो सकते हैं. देन प्लेटलेट रिफ्रैक्टिवनेस, ये भी बहुत कॉमन है, स्पेशली उन लोगों में जिनमें ट्रांसफ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, जो मल्टीपल ट्रांसफ्यूज्ड लाइक थैलेसेमिक बच्चे हो गए
या उनको जो मैलिग्नेंसीज वाले होते हैं उनको रिपीटेड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत होती है. These are less clinically proven but they are beneficial effects. इसमें भाई जो मॉड्यूलेटर्स हैं उनमें कमी आ जाती है. अच्छा, रीपरफ्यूजन इंजरी जो कार्डियक पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर भी कम होती है ये. इट इज़ नॉट क्लिनिकली प्रूवन बट इट हैज़ बीन सीन. एंड दोज विच आर नॉट प्रूवन क्लिनिकली, क्योंकि ट्रांसफ्यूजन एसोसिएटेड ग्राफ्ट वर्सस डिजीज के लिए हमें इरेडिएटेड प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं. लेकिन ल्यूकोरेड्यूस से इसको हम थोड़ा सा कम कर सकते हैं. बिल्कुल खत्म नहीं, एलिमिनेट नहीं होता, लेकिन फिर भी हो जाता है. ओके, नाउ कंसिडर कि ये जो मैट है ये WBC से भरा हुआ है हमारा ब्लड प्रोडक्ट. जब हम ल्यूकोरेड्यूस कर देते हैं तो ये इतना सा रह जाता है. तो मैट हमारा क्लियर हो गया. These are the approximate values of total WBCs जो हमारे ब्लड कंपोनेंट्स में होने चाहिए. The residual blood count in blood, whole blood, packed red cell and single donor platelet, जो कि apheresis platelets भी होते हैं. And these are for the random donor platelets. अच्छा, ल्यूकोरिडक्शन दो तरह की है. एक यूनिवर्सल ल्यूकोरिडक्शन जो हर पेशेंट के लिए हर प्रोडक्ट में होती है. दूसरी है सिलेक्टिव. अच्छा, वेस्ट के अंदर चूंकि उनके अंदर पैसों का इतना इशू नहीं होता तो वहाँ पे यूनिवर्सल ल्यूकोरिडक्शन ही होती है. इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, इन थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, चूंकि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, हम हर बैग को ल्यूकोरिड्यूस नहीं कर सकते. तो वी हैव टू सिलेक्ट द पेशेंट एंड वी हैव टू सिलेक्ट द प्रोडक्ट. जिसको करना है उसको करेंगे. दो मेथड्स हैं इसके, प्री स्टोरेज एंड पोस्ट स्टोरेज. दोनों के फायदे एक जैसे हैं ऑलमोस्ट, लेकिन प्री स्टोरेज का एडेड बेनिफिट ये है कि वो जो हमारे इम्यून मॉड्यूलेटर्स होते हैं वो उसको भी ख़त्म कर देते हैं. जो हमारे साइटोकाइन्स और इंटरल्यूकिन्स जो स्टोरेज की वजह से निकल जाते हैं उसमें प्रोडक्ट में, उसको भी वो ख़त्म कर देते हैं. ल्यूकोरिडक्शन किस किस तरह से की जा सकती है? देयर आर सर्टेन वेज. इसमें सेल वॉशिंग है, फ्रीजिंग है, थॉइंग है, रिमूवल ऑफ बफी कोट है एंड फिल्ट्रेशन. सेल वॉशिंग वैसे तो इजी है. आपने अपना प्रोडक्ट लिया, उसको वॉश किया, ऑटोमेटेड मशीन्स भी आती हैं एंड यू कैन डू इट मैनुअली एज वेल. लेकिन इसका नुकसान क्या है? इसमें हमारी एक तो RBCs लॉस हो जाते हैं, दूसरे इसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है. जब आप इसमें सलाइन ऐड करते हैं तो इसका जो एंटीकोगुलेंट है वो सारा रिमूव हो जाता है. 24 आवर्स की शेल्फ लाइफ रह जाती है. तो अगर हमें जिस पेशेंट के लिए कन्फर्म 100% की उसको ब्लड लगना है तो फिर तो वॉशिंग करें, अदरवाइज वो प्रोडक्ट वेस्ट हो जाती है. फ्रीजिंग एंड थॉइंग ये बहुत ही कम्बरसम और लंबा प्रोसीजर है. जो RBCs हमारे 6 डेज, विदिन 6 डेज ऑफ कलेक्शन इसको ग्लिसराइज किया जाता है एंड फ्रीज कर देते हैं. खासतौर से जो रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं जो हमें कम कम मिलते हैं उनको इस तरह से फिर भी प्रिजर्व किया जा सकता है. बाकी उनके लिए इसको करना बहुत ही कॉस्टली पड़ता है. बफी कोट रिमूवल, इसके अंदर भी यही है कि चूंकि पैक्ड रेड सेल में हमें एक सर्टेन हेमाटोक्रिट मेंटेन करना होता है बैग का. अगर हम सारा प्लाज्मा निकाल देंगे उसमें से तो वो इतना थिक हो जाता है कि हम उसको यूज़ नहीं कर सकते. तो वो फायदेमंद नहीं है हमारे लिए. बफी कोट को रिमूव कर दें तो सारा प्लाज्मा निकल जाएगा. प्लाज्मा के लिए हेमाटोक्रिट मेंटेन करना है RBC का, तो उसमें या तो सलाइन ऐड करेंगे, अगेन सलाइन ऐड करने से उसकी शेल्फ लाइफ कम हो जाती है. फिल्ट्रेशन इज़ द वेरी गुड मोडालिटी. मेथड सबसे अच्छा यही है कि हम इसको करें. इसके अंदर क्या होता है, फिल्टर जैसे हमारे नॉर्मल फिल्टर्स काम करते हैं, इसमें भी ऐसे ही काम करते हैं. जो बड़ा सेल होता है वो ऊपर रह जाता है, जो छोटा सेल होता है वो नीचे पास ऑन हो जाता है. WBCs उनके सबसे बड़े होते हैं, प्लेटलेट और RBCs कंपैरेटिवली छोटे होते हैं, तो वो पास ऑन हो जाते हैं, WBCs ऊपर रह जाते हैं. इसमें बहुत सारी जनरेशन के आ गए हैं अब जो यूज़ हो रहे हैं करंटली, दैट आर 3rd and 4th जनरेशन फिल्टर्स. अच्छा, इसके अंदर एक चीज़ टर्म यूज़ हो रही है रिडक्शन लॉग्स. इसके अंदर 1 लॉग रिडक्शन है. जो हमारे पहले मेथड्स हमने डिस्कस किए थे इसके ल्यूकोरिडक्शन के, उसके अंदर भी 1 या 2 लॉग रिडक्शन होती है, लेकिन इसके अंदर जो है वो 3 लॉग रिडक्शन है. लॉग 1 का मतलब है कि 10 टाइम्स रिमूवल, यानी जिसके अंदर 90% ऑफ द RBCs आर रिमूव्ड. 2 लॉग रिडक्शन इज 99% इफेक्टिव, और जो 3 लॉग रिडक्शन है दैट इज 99.99% रिलायबल. 3 तरह से कर सकते हैं: बेड साइड, इन द ब्लड बैंक, बिफोर इशुएंस ऑफ प्रोडक्ट
एंड प्री स्टोरेज। बेड साइड फिल्ट्रेशन के फायदे नुकसान सभी के हर चीज़ के होते हैं। इसके क्या है, एफिकेसी कम है इसकी, क्योंकि स्टोरेज में जो हमने साइटोकिन्स रिलीज होने थे वो तो रिलीज हो गए, अब सिर्फ जो मोटा मोटा WBC बचा है उसको रिमूव करता है ये, लेकिन जो उसके साइटोकाइन्स, इंटरल्यूकिन्स, उसके दूसरे कंपोनेंट्स वो सब रिलीज हो चुके हैं। उसकी क्वालिटी कंट्रोल भी नहीं कर सकते हम, क्योंकि ये बेड साइड पे है तो वहाँ तो पेशेंट को लग रहा होता है, वहाँ से हम निकाल नहीं सकते कुछ। एडवांटेजेस कॉस्ट कम है और सिलेक्टिव पेशेंट्स के लिए कर सकते हैं कि जिसके लिए चाहिए उसके लिए लगा लें फिल्टर। ब्लड बैंक के अंदर जब हम करते हैं बिफोर इशुएंस, उसके अंदर भी जो स्टोरेज इफेक्ट्स हैं दैट कैन नॉट बी नलिफाइड, वो तो अपनी जगह हो गए, लेकिन इसका क्या है कि ये इशुएंस में डिले कर सकते हैं। इमरजेंसी सिचुएशन में अगर कोई पेशेंट ऐसा आता है जिसकी इंडिकेशन है ल्यूकोरेड्यूस्ड ब्लड की, उसको हम नहीं दे सकते हैं, क्योंकि ये हम पहले ब्लड बैंक में फिल्टर करेंगे इसे, फिर उनको देंगे। एडवांटेजेस QCSS की जा सकती है, इट इज़ ऑल्सो कॉस्ट इफेक्टिव क्योंकि ये सिलेक्टेड पेशेंट्स के लिए होता है। पोस्ट स्टोरेज इन लाइन कॉस्ट एस्केलेशन, ये सबसे बेस्ट मोडालिटी है फॉर द ल्यूको रिडक्शन, लेकिन इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है क्योंकि जो ब्लड बैग्स हमारे पास नॉर्मली आते हैं उनके अंदर फिल्टर नहीं होता। अगर फिल्टर लगा देते हैं तो उसकी कॉस्ट जो है वो ट्रिपल टाइम्स बढ़ जाती है। क्वालिटी कंट्रोल इसकी अच्छी तरह से हम मेंटेन कर सकते हैं, इट कैन बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड ऑफ कोर्स इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव वे। प्री स्टोरेज और इनलाइन दो थोड़े से डिफरेंट टर्म्स हैं। प्री स्टोरेज ये है कि सेंट्रीफ्यूगेशन जब हम कंपोनेंट्स अलग करते हैं, जैसे हमारे पास होल ब्लड आया, होल ब्लड कलेक्शन से पहले ही उसमें फिल्टर लगा हुआ होता है। ये नीडल है जो डोनर के पास जाती है, उसके बाद ये ट्यूबुलर फिल्टर है जिसमें ग्रॉस कंटामिनेशन रिमूव होती है, एंड दिस इज दी ल्यूको फिल्टर्स। और ये हमारा ब्लड बैग है जो हमारे नॉर्मल ब्लड बैग्स होते हैं। अच्छा, इनलाइन फिल्टर्स क्या होते हैं, इसके अंदर होल ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं जैसे नॉर्मली कलेक्ट करते हैं, उसके बाद एक फिल्टर लगा हुआ होता है। ये होल ब्लड कलेक्ट कर लिया, डोनर को हमने फारिग कर दिया, डोनर चला गया, बैग हमारे पास आ गया, इस बैग में से हमने फिल्टर किया इसको ब्लड को, और ये हमारे पास ल्यूको रिड्यूस्ड आ गया। ये इनलाइन है, इसमें डोनर का टाइम कम लगता है, डोनर को आप फारिग करें जल्दी से डोनेट करके और ये आप ले लें। ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल क्या है ल्यूको रिडक्शन की, उसमें हमारे जो एफरेसिस वाले प्लेटलेट्स हैं उनके सबका जो है वो लेस देन 5 टाइम्स रेज़्ड टू पावर 6 होना चाहिए। क्वालिटी एश्योरेंस के लिए ये है कि हमारे पास QC और SOPs डेवलप होनी चाहिए कि हाउ टू ल्यूकोरिड्यूस, जो स्टाफ है वो ट्रेन होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास प्री स्टोरेज फिल्टर्स नहीं है, हम लोग ज़्यादा रिलाय करते हैं पोस्ट स्टोरेज फिल्टर्स पे या फिल्ट्रेशन पे, तो उसके लिए हमारा जो स्टाफ है वो इतना कॉम्पिटेंट हो कि वो कंटामिनेशन को निगेट करते हुए ल्यूको रिड्यूस करे अच्छी तरह। अच्छा, इंडिकेशंस क्या है ल्यूको रिड्यूस्ड, किन पेशेंट्स को ल्यूको रिड्यूस्ड ब्लड देना ज़रूरी है। ऐसे पेशेंट्स जिनको कीमोथेरेपी लग रही हो, वो पेशेंट्स जो रिफ्रैक्टरी हो प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन्स के लिए, जिनको मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो चुकी हैं, क्योंकि इन खवातीन में ऑलरेडी इतनी एंटीबॉडीज़ होती हैं कि जब हम उनको मज़ीद एंटीबॉडीज़ अगर दे दें तो वो बहुत ही लीथल होता है, उनको फ़ायदा नहीं होता, उसका नुकसान होता है। इम्यूनोसप्रेस्ड पेशेंट्स, बोन मैरो ट्रांसप्लांट या दूसरे ट्रांसप्लांट, सॉलिड ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स में जो प्रीमेच्योर यूनिट्स होते हैं या इन्फेंट्स होते हैं, उनके अंदर इंडिकेशंस हैं ल्यूको रिड्यूस्ड ब्लड की। इंट्रायूट्राइन ट्रांसफ्यूजन अगर हो रही है या किसी भी किस्म की मैलिग्नेंसी अगर पेशेंट को है तो हम उनको चाहिए कि ल्यूको रिड्यूस्ड ब्लड ही दें। ड्रॉबैक्स, हर अच्छी चीज़ का कुछ नुकसान होते हैं, तो ये अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी चीज़ है, पर नुकसान क्या है इसके, देयर आर 2 ड्रॉबैक्स। एक तो कॉस्ट, जो सबसे ज़्यादा अहम है हमारे लिए कि कॉस्ट बहुत ज़्यादा एस्केलेट कर जाती है। सेकेंड इज़ दी सीवियर हाइपोटेंसिव रिएक्शंस, खास तौर से उन पेशेंट्स में जो कि ACE इनहिबिटर्स पे होते हैं, ये सीवियर हाइपोटेंसिव एपिसोड्स क्रिएट करती है। दूसरा रेड आई सिंड्रोम है, इसका एक्चुअल रीज़न क्या है वो इट इज़ नॉट नोन, बस स्पेकुलेटेड यही है कि जो सेलुलोज एसीटेट होता है फिल्टर के अंदर उससे कोई रिएक्शन होता है जिसकी वजह से ये रेड आई सिंड्रोम हो जाता है। थैंक यू।